अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि रियासत खतरे में है। मौजूदा हुकूमत और पार्लियामान कठपुतली हैं। वजीर आजम, सदर और वजीर दाखिला अहल नहीं। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। हम अपोजिशन में होकर मुल्क का सोच रहे हैं, हुकूमत क्यों नहीं सोच रही। मौलाना के मुताबिक जेयूआई की मजलिस अमूमी का इजलास बुला लिया है, जिसमें हुकूमती पॉलिसीज, PTI से इत्तेहाद और ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का फैसला होगा। मौलाना ने PTI क़यादत पर बात करते हुए कहा कि PTI की असल क़यादत जेल में है, जबकि बाहर वाली क़यादत में यकसुई नहीं। PTI से मामलात में तलखी कम हुई है। मौलाना का कहना है कि आसिफ जरदारी इंजॉय कर रहे हैं। आसिफ जरदारी वाहिद शख्स हैं जो सूबाई असेंबली और ऐवान सदर खरीदने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस में चोरी नहीं, डाके डाले गए, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। हमारे हौसले जवाब दे गए। हम मायूस नहीं, नाराज हैं। -1 की सियासत पर यकीन नहीं रखता। अगर पंजाब ठंडा है तो ये कोई बात नहीं, 2 सूबों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। एक तरफा फैसले बंद न किए गए तो मुल्क की सियासत में शिद्दत आएगी। ईद से कबल अपोजिशन ग्रैंड अलायंस और ईद के फौरी बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक को लेकर PTI तर्जुमान शेख वकास ये कहते हैं कि मौलाना से मामला तय पा गए हैं, सिर्फ बानी PTI से मुलाकात का इंतजार है। जबकि वफाकी वजीर एहसन इकबाल के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान हमारे पुराने दोस्त हैं, उनको कहीं नहीं जाने देंगे। एक तरफ हुकूमत और PTI मौलाना हमारे हैं का विर्द कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद मौलाना नवाज शरीफ से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। मौलाना के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर नवाज शरीफ समझते हैं एक सूबे में हुकूमत से काम चल गया तो मुल्क कहाँ गया। ऐसे में अहम सवाल यह है कि मौलाना को उस नवाज शरीफ से इतनी उम्मीदें क्यों हैं जो 8 फरवरी के बाद मुकम्मल तौर पर ड्राइविंग सीट से पैसेंजर सीट पर जा चुके हैं। 3 बार के वजीर आजम नवाज शरीफ सियासी मंजरनामे से न सिर्फ गायब हैं, बल्कि अंग्रेजी मुहावरे वंस इन अ ब्लू मून की अमली मिसाल बन चुके हैं। तो फिर सवाल यह है कि नवाज शरीफ मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के अंदर रहते हुए मौलाना को दे क्या सकते हैं। मौलाना की गुफ्तगू के बाद इस बात में भी कोई शक नहीं रह गया कि मौलाना नवाज शरीफ को शहबाज हुकूमत का हिस्सा नहीं, बल्कि इनफरादी हैसियत में मंजा हुआ सियासतदान समझते हुए उनसे मुदाखलत की ख्वाहिश और उम्मीद लगा रहे हैं। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, रजा रूबी और जैगम खान साहब। पैनल के लिए सवाल: मौजूदा हुकूमत और पार्लियामान कठपुतली, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान, हाइब्रिड निज़ाम के बेनिफिशरी नवाज शरीफ मौलाना के क्या तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकते हैं। जैगम साहिब, मौलाना साहिब एक ही सांस में 2 बातें कर रहे हैं। एक भाई हुकूमत चला रहा है, उस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। बड़े भाई को समझ रहे हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में या अदम इस्तेहकाम में उनका किरदार अहम है। ये कैसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो नवाज शरीफ दूर कर सकते हैं और शहबाज शरीफ नहीं? या कैसे नवाज शरीफ हल कर सकते हैं? लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए। देखिए, ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का तो वक्त ही नहीं है, और ये जमहूरियत बचाने का भी वक्त नहीं है। ये मौरूसी इंतकाल इक़्तिदार का वक्त है। ये सक्सेशन का टाइम है। एक नहीं, 4 अहम जमातों में एक साथ, और इन ख़ानदानों को, इन पार्टी के मालिकान को इससे ज़्यादा किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। शायद सबसे ज़्यादा और शायद वाहिद इस वक्त जो चीज़ है उनके लिए वो यही अहम है। नवाज़ शरीफ साहब के लिए भी, ख़ुद मौलाना के लिए भी। मौलाना की पार्टी और मौलाना का ख़ानदान भी इस वक्त सक्सेशन के फ़ेज़ में है। उन्होंने भी अपने बेटे को अपना तख्त व ताज देना है। फिर वली ख़ानदान पे भी यही मसला चल रहा है। भुट्टो ज़रदारी ख़ानदान भी इसी मरले से चल रहा है। ये जो सक्सेशन का टाइम होता है ना, वो चाहे शाही ख़ानदानों का हो, चाहे इन इलेक्टेड मोनार्कीज़ का हो, यानी जमहूरी या मुंतखब जो बादशाहते हैं या जो फैमिलीज़ हैं उनका, ये बड़ा नाजुक मरहला होता है। इसमें थोड़ा सा मामला गलत हो जाए तो पूरे का पूरा जो मौरूसी निज़ाम होता है वो उलट जाता है। पूरी जो डायनेस्टी जिसको कहते हैं वो ख़त्म होकर रह जाती है। इस वक्त कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। मौलाना असूली तौर पर ठीक कह रहे हैं, और असूली तौर पर वो अक्सर ठीक बातें कहते हैं। सियासत उनकी कुछ और तरफ चली जाती है क्योंकि वो बड़े प्रैग्मेटिस्ट हैं। उन्हें अपने लिमिटेशंस का भी पता है। उन्हें ये भी पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त दूसरी मजहबी जमातों का क्या हशर हो चुका है, और उन्होंने प्रैग्मेटिस्ट होते हुए ही अपनी मजहबी जमात को बचाया। ये वाहिद मजहबी जमात है जो बड़े अरसे तक वायबल रही है, इलेक्शन जीतती रही है। इस वक्त मुश्किल में है, लेकिन इस वक्त भी दूसरी मजहबी जमातों से बेहतर हालत में है।
तो वो खुद भी करते वही हैं जो वक्त का तकाजा होता है, लेकिन कहते अक्सर असूली बात है। असूली बात तो ठीक है, मगर ज़ैगम साहब वो नवाज शरीफ जो सियासत में कहीं एक्टिव नहीं है, वो मौलाना को कैसे कुछ दे सकते हैं? आपके ख्याल में मौलाना नवाज शरीफ को इस हुकूमत से अलग समझ रहे हैं तो दुरुस्त समझ रहे हैं? क्योंकि रहनुमा मौलाना है ना, तो वो मौलाना से इसलिए बात कर रहे हैं कि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि शहबाज शरीफ तो किसी सियासी फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। आप ज़रा मिफ्ता इस्माइल को सुनकर देख लीजिए ना, कि माशी मसले पर जिस बात पर वो मिफ्ता इस्माइल से अपने जो उनका वज़ीर ख़जाना था उससे इत्तफाक करते थे, वो बात कहने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी बड़े भाई के साथ। उसे कहते थे तुम खुद करो ये बात, भाई के आगे तो वो चूँ नहीं करते। पार्टी की जो मलकियत है, जो मालिक हैं, वो तो नवाज शरीफ साहब हैं, और लीडर भी वो हैं, जो वोट हैं वो उनके हैं, जितना वोटर बचा है वो उनके साथ है। इसलिए वो मकालमा उनके साथ करना चाह रहे हैं। पार्टी जो बदलेगी, जो रास्ता बदलेगी पार्टी, वो तो नवाज शरीफ के कहने पर बदलेगी। शहबाज शरीफ ने वही करना है जो नवाज शरीफ ने करना है। लेकिन नवाज शरीफ की मजबूरी मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ का जो इस वक्त नंबर 1 एजेंडा है, इलेक्शन से, इस इलेक्शन से पहले से और इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ और इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उनकी सियासत कंप्रोमाइज्ड हुई, जिस तरीके से उन्होंने जो उनका अपना नारा था वोट को इज्जत दो, उसकी बजाय किस तरीके से उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम को उल्टा इज्जत दे दी, वोट को इज्जत नहीं दी, उसके पीछे क्या चीज़ है? मेरी राय में तो ये चीज़ है कि वो हर सूरत में अपनी साहिबजादी को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वहाँ बिठा कर जाना चाहते हैं, उस तरह मजबूत करके जाना चाहते हैं कि उनकी जो विरासत है वो उसकी अमीन बने, पार्टी की वो अगली मालिक बने और वो अगली वजीर आजम बने। इस वक्त उनकी मेन कंसर्न वो है। इस वक्त उनकी कंसर्न जो है वो जमहूरियत नहीं है, इस वक्त उनकी कंसर्न पार्लियामेंट नहीं है। और मैं समझता हूँ खुद मौलाना के भी ये हाल है। ठीक, ये जो मकालमा हो रहा है, मौलाना का भी हाल मुख्तलिफ नहीं है। और मौलाना ने खुद कैसे कैसे कंप्रोमाइज किए हैं, ज़िया के सामने वो खड़े हुए, लेकिन परवेज मुशर्रफ के हाइब्रिड सिस्टम में तो गए, बिल्कुल ठीक, जो मार्शल का हाइब्रिड सिस्टम था, हो गया, उसके साथ तो वो मिल गए ना, और उसका फायदा भी उठाया। उन्होंने हुकूमत भी ले ली केपी में, बलूचिस्तान में भी बहुत कुछ ले गया, मरकज में वो उस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बना दिए गए। तो वो खुद भी करते वो हैं जो उनके फायदे में होता है। हसन और इस वक्त जो उनका फायदा है वो कुछ और तरफ जाता है। हाइब्रिड से टकराएंगे नहीं, वो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे बयानात जरूर देंगे तारीख के लिए, हम सब के लिए, असूलों के लिए, दबाव डालने, तारीख लिखने के लिए बयानात दे रहे हैं। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब। हसन निसार साहब, मौलाना कहते हैं कि इलेक्शंस में चोरी नहीं, डाके डाले गए, यानी जो नवाज शरीफ का बयानिया था वोट को इज्जत दो, वो मौलाना साहब का बयानिया है वोट को इज्जत दो। क्या नवाज शरीफ अपने ही बयानिए की सपोर्ट के लिए मौलाना के साथ खड़े होंगे? देखें, ये जो स्टेटमेंट आपने उनका पढ़ा है, ये इसका डायसेक्शन करना होगा। पहली बात सबसे पहले करते हैं, हुकूमत और पार्लियामान कठपुतली, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। ये 100% दुरुस्त बात है। सामने सबूतों के अंबार लगे, सब जानते हैं कि मुल्क चल रहा है, बैठा है, रींग रहा है, क्रॉल कर रहा है। इसके साथ तो मैं एग्री करता हूँ। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मेरे नज़दीक अब नवाज शरीफ साहब गैर अहम किरदार भी अदा नहीं कर सकते, क्योंकि अब मुझे नहीं पता आप में से किसी को इसका अंदाज़ा है या नहीं, जो मैं मिसाल देने लगा हूँ। नवाज शरीफ सियासत के असलम परवेज़ हैं। असलम परवेज़ ज़रा पुराने ज़मानों में एक बहुत पॉपुलर हीरो था, उसके बाद उसका ज़वाल आया और वो मखसूस हो गया, महदूद हो गया विलेनिश रोल्स तक, सेकेंडरी विलेनिश रोल्स। ये जो भी ज़ैगम साहब ने जो बात की है कि वोट को इज्जत पर इज्जत, ये बहुत बड़ा अंबार है जिसके नीचे वो दब चुका है, इसलिए मैं नहीं समझता कि वो कर सके। अच्छा, तीसरी और आखिरी बात, इट्स ऑल अबाउट पावर प्ले। ये जो आपने कहा है ना कि तहफ़्फ़ुज़ात, ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होते। जैसे मैंने कभी इसको जमहूरियत नहीं माना, इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होते। इन लोगों के ये हैं इक़्तिदार के आड़ती, इनके मफादात होते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात क्या उन्हें, इनको दे दो, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। चले मफादात कह लें, क्या नवाज शरीफ मौलाना के मफादात को किसी हद तक एड्रेस कर सकते हैं, कुछ दे दिला सकते हैं? नहीं, ये ड्रेस करने का शौक, मैं वही कह रहा हूं ना कि विलन का रोल है वो, कुछ भी नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं देने।
अब नहीं, बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ चैप्टर इज क्लोज्ड। बल्कि नून लीग का भी, नवाज शरीफ का तो खैर बिल्कुल ही आप भूल जाओ ना, बिल्कुल नहीं। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, मौलाना हुकूमत को नहीं मानते, हाइब्रिड निज़ाम में नवाज शरीफ के भाई वजीर आज़म हैं, बेटी वजीर आला हैं, क्या मौजूदा निज़ाम या मौजूदा सेटअप नवाज शरीफ का वो किरदार अफोर्ड कर सकता है जो मौलाना साहब नवाज शरीफ से डिमांड कर रहे हैं? देखिए आयशा, हमारे मोहतरम साथियों ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छी बात कही है। मैं इत्तफाक करता हूँ कि फ़िलहाल जो मौजूदा हाइब्रिड ऑर्डर है उसमें तो नवाज शरीफ साहब की कोई जगह दिखाई नहीं देती, और शायद उन्होंने खुद भी इसको वॉलंटरीली जो है अपने आप को अलग किया है, क्योंकि उनकी तरजीहात जो हैं वो सर फहरिस्त अपनी साहिबजादी को उसको उनका सियासी कदोकाठ जो है उसमें इजाफा करना है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना ने ये बात क्यों कही? क्या वो ये तवक्को करें कि नवाज शरीफ साहब जो है अपने माजी के जो उनके थे एक स्टांस था या एक पॉलिसी थी, और खुसूसन जमहूरियत के ऊपर जो उनका कहना था, वो उसके लिए इस वक्त मुल्क को लीड करेंगे, या ये जो मुश्किल सूरत हाल बन चुकी है, पोलराइजेशन हो चुकी है, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि सियासी इनिशिएटिव कोई नहीं है। जो सियासतदान हैं, जो सिविलियन कुव्वतें हैं, उन्होंने बिल्कुल अपनी जो जिसे कहना चाहिए ताकत जो है वो किसी और के हवाले कर दी है, चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे वो सियासी मकालमा हो, चाहे वो डायलॉग की फजा हो, क्योंकि ये भी एक बहुत अजीब व गरीब इस वक्त सूरत हाल है कि कोई भी इशू हो, सिक्योरिटी का इशू हो, दाखिली पॉलिसीज हो, सियासत हो, इलेक्शन हो, सारा का सारा आउटसोर्स कर दिया गया है, और इस जो गवर्नमेंट ने या कोलिशन ने, और उनके पास कोई इनिशिएटिव नहीं है। और ये जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर मुल्क नहीं चलते। हमारे पूरी तारीख हमारे सामने है, उसमें जो मुल्क में इस वक्त एक इज़्तिराब है और एक शदीद किस्म का बहरान है सियासी, उसको हल करने के लिए आपको सियासतदानों की ज़रूरत है। और नवाज शरीफ साहब किसी को पसंद हो या ना हो, पाकिस्तान के वो सीनियर तरीन एक पॉलिटिशियन है, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने उनको तजुर्बा है ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करने का बल्कि दीगर सियासी जमातों के साथ भी। तो गालिबन थियोरेटिकली तो मौलाना फजलुर रहमान की बात में वजन है, लेकिन क्या मौलाना उनका रोल चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में वोट को इज्जत दो या जमहूरियत की तकवीयत हो? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल ये है कि मौलाना जो हैं वो नाराज हैं, साइड लाइन समझते हैं अपने आप को काफ़ी अरसे से, बल्कि आपने जिक्र किया अभी MMA की गवर्नमेंट का जिक्र किया, 20 साल के लगभग वो इक़्तिदार में किसी न किसी सूरत में रहे हैं। ये पहली बार है कि वो इस बार बिल्कुल साइड लाइन है और कहीं भी उनका हिस्सा नहीं है, ना किसी सूबाई गवर्नमेंट में ना फेडरल गवर्नमेंट में। तो गालिबन उनका ये भी एक जो है मकसद हो सकता है कि वो PMLN को ये बावर करवाएं कि भाई मैंने आपका साथ दिया था, और अब ये जब आप इक़्तिदार में आए हैं तो आपने बिल्कुल ही मुझे फरामोश करके खुड्डे लाइन लगा दिया है, नुकरे लगा दिया, जैसे पंजाबी में कहते हैं। तो गालिबन ये भी एक मंशा उनकी हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कतई नजर वो जो भी कह रहे हैं, देखिए इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, और ये चाहे इलेक्शन का मसला हो, चाहे PTI के साथ जो एक रवैया है उसका इशू हो, पार्लिमानी निज़ाम का मसला हो, और मुल्क को जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उसमें इन सियासतदानों को आगे बढ़कर कुछ ना कुछ अपने हाथ में मामलात लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये इस तरह से नहीं चलते मामलात। वैलिड पॉइंट। शहजाद साहब, नवाज शरीफ साहब 3 बार के वजीर आजम रहे, जैसे भी रजा भी ऊपर जिक्र कर रहे थे, हर तरह के सियासी हालात फेस भी किए, निकले भी हुकूमतों से और कम बैक भी किया, मगर अब मौलाना के झंझोड़ने पे आप समझते हैं नवाज शरीफ अपनी सियासत या लेगेसी के बारे में सोचेंगे? जो जैगम साहब बात कर रहे थे कि अब वो खुद को भूल कर लेगेसी ट्रांसफर करने को सिर्फ सोच रहे हैं, बाकी मुल्क, बाकी जो मौलाना साहब भी चैलेंज करें इन बातों की उनको कोई परवाह और फिक्र नहीं। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब एक्टिव तो हो गए फिर से, पता नहीं आप लोगों की नजर से गुजरा या नहीं गुजरा। ये वीकेंड पे उनकी बेटी ने, जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, उन्होंने उनको पंजाब का लाहौर
हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी का पेट्रन इन चीफ बनाया, यानी तारीखी विरसे की बहाली का इंचार्ज बनाया उनको पंजाब के लिए, लाहौर के लिए। तो अब देखिए, अब ये जो जिम्मेदारी है ये तो इशारा देती है कि वो फिर से एक्टिव हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने सियासत के अंदर। अब सियासत ना सही, सियासी विरसे की बात कर रहे हैं, तारीखी विरसे की बात करें। अब इसका मतलब क्या है, कोई बेटी भी कोई पैगाम देना चाह रही है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इसको इससे भी रिलेट करेंगे कि जब तारीखी विरसे का हिस्सा बन चुका हो, अब उससे और कितनी को तवक्को की जा सकती है। चलें इसको साइड पे छोड़ते हैं। मौलाना की बात में कोई गलती नहीं है, दुरुस्त है। मौलाना किस हद तक अपनी नीयत ठीक रखते हैं ये दूसरी बात है, लेकिन बात जो उन्होंने की बिल्कुल दुरुस्त की। यानी अगर इस किस्म के हालात जो कि 2021 में हुए, यानी अपने आप को एक हुकूमत रिजाइन कर देती है, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की बात करती है, ऐसी सूरतों में क्या हुआ करता था? या मार्शल लॉ आ जाया करता था, या फिर नए इलेक्शन 90 की दहाई में हम फौरन अनाउंस कर देते, 2.5-3 साल की उसके बाद हुकूमतों के बाद। तो अब चूंकि एनवायरनमेंट बदल गया है और एक और तरीका निकल आया जो 2008 के बाद ट्राई किया गया, और ये मैं बिल्कुल आपको वसूख से कह रहा हूं कि 2008 में भी फौज का इतना ही अमल दखल था क्योंकि उस वक्त तक हमने भी हाइब्रिड का या वन पेज का नाम देना नहीं शुरू किया था। 2013 में फर्स्ट टाइम वन पेज का नाम आया कि हम सब वन पेज पे हैं, और ये फौज ने नहीं कहा था, ये हमारे सियासी अकाबरीन ने 2013 के बाद कहा था। और आपको याद होगा जनरल रहील शरीफ का कितना क्लोज एसोसिएशन था नवाज शरीफ साहब के साथ, जहां जाते थे साथ जाते थे, जिस जहाज में बैठते थे इकट्ठे जाते थे, वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ, अब ये हुआ कि फॉर्मलाइज हो गया, अब हम सब ने भी कहना शुरू कर दिया हाइब्रिड निज़ाम, हाइब्रिद निज़ाम। इमरान खान के दौर में शुरू हुआ और वो मामला अब तक चलता जा रहा है। वजूहात क्या है हमारे सामने है कि जब सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो फिर, और मुआशी तौर पर आपको खतरा हो कि हम बिल्कुल दिवालिया होने लगे हैं, तो उस वक्त खौफजदा माहौल के अंदर एक खास तरकीब पैदा की गई जिसकी वजह से आज हम जिस जगह पे बैठे हैं। इसको सही होना चाहिए, ऐसा निज़ाम चल नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं। ये लॉन्ग टर्म नहीं है। आप बलूचिस्तान के हालात से अंदाजा लगा लीजिए कि बलूचिस्तान में सियासी हुकूमत फाल क्यों नहीं है। क्या वजह है कि कोई कह रहे हैं कि आप अपना काम नहीं कर पा रहे सियासी हुकूमत वाले, और इस वजह से दहशतगर्दी बढ़ती जा रही, क्योंकि हुकूमत की साख नहीं है। और ये कहानी बार बार पिछले एक हफ्ते के अंदर 3-4 दिनों में दोहराई गई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सियासी साख या साख, एक्सेप्टेंस विद इन द पीपल, सबसे अहम चीज है, और उसकी बहाली के लिए जरूरी है कि सही जमहूरियत अपनी असल रूह और असल लेटर के मुताबिक वापस आए अपने तौर पे। इसके लिए अगर नवाज शरीफ साहब एक हिस्सा डालना चाहते हैं, बिल्कुल उनसे ज्यादा इस वक्त तजर्बाकार और कोई नहीं है। क्या मौलाना फजल रहमान की बात पे आएंगे सामने? मुश्किल लगता है। और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये वक्त है शम्मा आगे देने का, शम्मा किसी और को पकड़ाने का। तो ऐसे वक्त में जबकि हर एक को अब ये तय है कि अगर ताकत में आना है, वफाक में बैठना है, वज़ीर आज़म बनना है, तो आपको कहीं ना कहीं से आशीर्वाद होनी चाहिए। और वो आशीर्वाद हासिल करने के लिए जाहिर है कि वो भी, नवाज शरीफ साहब भी बड़े समझदार आदमी है, उनको भी पता है कि अगर बड़ा छोटा भाई बन गया तो अब अगली बारी मेरी बेटी की है। तो इसलिए ऐसे सिस्टम में वो इस माहौल को खराब नहीं करेंगे। गो ये बात सही है कि हुकूमत और इस अवाम का निज़ाम चलाने के लिए एक सही सियासी हुकूमत, सही जमहूरी हुकूमत, जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। लेकिन क्या वो लाने के लिए हमारी सियासत भी तैयार है या नहीं? याद रखें कि जब पार्लियामेंट में ये मामला आया, जब ये कहा गया कि लोगों को वहां से वापस, जब ये अफगानिस्तान का मसला हल हुआ, अमेरिका गए, तो ये कहा गया कि वहां से लोगों को ला के बुलाया जाए। तो फौज ने एक ब्रीफिंग की, तमाम सियासी लीडरशिप, आज तो बातें करते हैं ना कि उनको पूछो कि ये कौन लेके आया है इनको, ये सब वहां बैठे थे और सब ने हाँ की कि हाँ आपकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए या आपकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसलिए जो कल की जो ब्रीफिंग या परसों की जो होने जा रही है, अगर इनके अंदर स्टील नहीं है अपनी बात कहने का, सच बात कह नहीं सकते, जो सही एडवाइस दे नहीं सकते, तो फिर जो कहेगा उसकी सुनेंगे। वैसे भी कहते हैं कि जब कोई बोल रहा हो तो क्या कहते हैं, मुत्तकिदी, वो जो पीछे बैठ खड़ा होता है नमाज में, वो खामोशी से सुनता है, क्योंकि मुक्तदी। तो इमाम जब बोल रहा हो तो फिर पीछे सफ में खड़े होके आप खामोशी से सुनते हैं। मतलब अगर वो नहीं बोल रहा तो फिर आप भी अपने दिल में बोलते रहते हैं। तो ये देखिए बुनियादी चीजें हैं, जमहूरियत हो, सियासत हो, कोई भी निज़ाम हो, उसको चलाने के लिए। बाकी नवाज शरीफ साहब ऐसे वक्त में कोई रिस्क नहीं लेंगे, जबकि उनकी अपनी बेटी का मुस्तकबिल का मामला। पैनल मुत्तफिक है इस बात पर कि मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से उम्मीदें हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको नाउमीदी मिलेगी। नवाज शरीफ के हाथ में इस सिस्टम में फिलहाल उनको देने को कुछ नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी बात हुई सियासी इज़्तिराब और बहरान की। ये मुल्क को चलने नहीं देते हैं और सियासतदानों को और क़यादत को अपना किरदार अदा करना होता है। क्या वो कर पाएंगे? ब्रेक के बाद इसी पर गुफ्तगू रहेगी।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत ने बढ़ती दहशतगर्दी और बलोचिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बजाय पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब किया है। इस इजलास में मुतालिका वफाकी काबीना, अरकान पार्लिमानी लीडर्स और उनके नुमाइंदे, दीगर सियासी और अस्करी क़यादत और सीनियर पार्लियामेंटेरियन शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत करेंगे। आला अस्करी क़यादत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी, जबकि अरकान के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाने से मुताल्लिक फैसले होंगे। मुल्की सलामती से मुताल्लिक मीटिंग में शिरकत के हवाले से PTI ने तजब्जुब का शिकार रहने के बाद बिलाखिर 14 लोगों की फहरिस्त स्पीकर को भिजवा दी है, जो कल के इजलास में शिरकत करेंगे। इनमें 4 सेनेटर्स और 10 पार्लियामेंटेरियंस शामिल हैं। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में PTI की मरकजी क़यादत की जानिब से तरह तरह के बयानात दिए गए। किसी ने कहा कि शिरकत करनी है और किसी ने ज़ाती ख्वाहिश का इजहार किया कि PTI को शरीक नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कहा गया कि इमरान खान के बगैर किसी इजलास की कोई अहमियत नहीं, यूं जैसे इमरान खान मुल्क की सलामती से बड़े हो गए हों। ख्वाजा आसिफ ने इन तमाम मुतालिबात को नाकाबिल कबूल करार देते हुए PTI से गैर मशरूत शिरकत का मुतालबा किया था। PTI की जानिब से गैर मशरूत शिरकत का बाकायदा इजहार करके 14 लोगों की फहरिस्त दे दी गई है। मगर बात यहाँ मुल्क में सर उठाते क्राइसिस और उस पर हमारी सियासी जमातों के रवैये की है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से PTI से मंसूब सोशल मीडिया अकाउंट्स की पोस्ट पहले ही वजह तनाज़ा बनी हुई हैं। ऐसे में भी PTI की जानिब से कौमी सलामती जैसे अहम मसले पर इजलास को इमरान खान की रिहाई से मंसूब किया गया। सियासी, समाजी, माशी और दीगर बहुत से क्राइसिस इस मुल्क में पहले से मौजूद हैं। ऐसे में दहशतगर्दी का एक क्राइसिस की सूरत में उभरना लम्हा फ़िक्र है। सोच रही थी कि आम इंतखाबात मुल्क को सियासी इस्तेहकाम बख्शेंगे, मगर वो भी ना हो सका। 2014 में APS हमले के बाद हमारी सियासी जमातें मुल्क की खातिर एक हुई और सब ने मिलकर दहशतगर्दों को पीछे धकेला। आज फिर हालात वही हैं। आज भी हमें एक होने की ज़रूरत है। मुल्क को जिस इस्तेहकाम की ज़रूरत है वो सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। तो क्या सियासी जमातें मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर अपने इख्तिलाफ भुलाकर मुल्क की खातिर एक पेज पर आ सकती हैं या नहीं, ये कल कौमी सलामती इजलास के बाद वाज़ेह हो जाएगा। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। आपको अपडेट कर दें कि प्रोग्राम से तकरीबन आधा घंटा पहले PTI का जो ऑफिशियल हैंडल है वहाँ से ये तो बता दिया गया कि शिरकत वगैरह हो रही है, लेकिन एक शुरू हो गया है ट्रेंड भी इसके बाद PTI के लोगों की जानिब से। वो पसंद नहीं कर रहे जो लोग शिरकत करेंगे कल। सवाल इस तरह से, बढ़ती गर्दी और बलोचिस्तान की सूरत हाल, कौमी सलामती कमेटी का इजलास, PTI शराइत से शिरकत तक, क्या कौमी सलामती इजलास मुल्क की सियासत में शिद्दत पसंदी को कम कर सकता है? शहजाद साहब, क्या ये एक ऐसा फोरम, एक ऐसी मेज़ बन सकती है जहां पर बैठकर पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिकल लीडर्स अपने मामलात को रिजॉल्व करें और 1 पॉइंट एजेंडा के साथ मुल्की इशूज़ और मुल्की क्राइसिस की तरफ बढ़ पाएं? ये मैं अभी बता ही रही थी कि एक आधे घंटा पहले, 2 घंटा पहले फैसला किया कि PTI की लीडरशिप जाएगी और आधा घंटा पहले ट्रेंड शुरू हो गया है शिरकत करने वालों के खिलाफ कि ये मंजूर नहीं है खान के बगैर। वो तो शिरकत करने वालों पर डिपेंडेंट है ना कि वो इस बात को कितना लेते हैं। बाकी जो ट्रेंड है या जो कहने वाले हैं वो कौन है, किस दर से कह रहे हैं, इसका पता नहीं है। लेकिन देखिए, बात यह है कि ये तमाम लोग, आपका सवाल कि क्या ये इस कौमी मफाद की खातिर या उन चीज़ों की खातिर जिसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं, डिपेंड करता है ना ये लोग उसको समझते क्या है, ये किसको अपना मफाद समझते हैं, किसको ये कौमी मफाद समझते हैं। अगर इनके नज़दीक कौमी मफाद की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है। वो ये समझ सकते हैं कि इमरान खान का निकलना कौमी मफाद है जेल से। वो ये समझ सकते हैं कि जो हमारा अभी निज़ाम है इसका चलते रहना कौमी मफाद है। उनको ये समझ सकते हैं कि शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म रहना कौमी मफाद है। उनका ये समझना कि PTI और इमरान खान या उसकी बाकी जिस किस्म के जो बाकी, इनको बाहर रखना कौमी मफाद है। तो डिपेंड करता है कि कौमी मफाद है क्या किसी के लिए। तो इसलिए ये लोग तो अपने इनके ऊपर डिपेंड करना सियासी निज़ाम के ऊपर, जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपने अपने मफादात के अंदर जकड़ा हुआ है, ये तवक्को करना कि वो से ऊपर उठ के किसी वक्त कोई कौमी सोच लेके चल पाएंगे, मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है इन सियासी हालात के अंदर, जिसके अंदर कि ये तमाम के तमाम अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं और जिस किस्म का निज़ाम हम लेके चल रहे हैं। अलबत्ता मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं से शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी और इन चीज़ों के खिलाफ तो बात आएगी और फिर वहाँ पे ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे लगता है कि जो भी बात होगी वो किसी ऐसी जगह से होगी जहाँ पर के बताया जा सकता है कि अच्छा ये हमारी थ्रेट्स हैं, इसका तरीका हमारे पास ये है, इसके लिए हमें ये करना चाहिए। जब नेशनल एक्शन प्लान बना तो उसमें 20 नुकाती प्रोग्राम बना। उसके अंदर बेशक सियासी लीडरशिप सामने थी, लेकिन उसके अंदर फीड करने वाले लोग भी ऐसे थे जो कि बताने वाले। कहीं ना कहीं पे बैठ के लोगों ने मिलकर इसके ऊपर काम करना होता है।
तो ये एक साइंस है कि टेररिज्म को, इंसर्जेंसीज को कैसे लड़ना है, और इस काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के लिए दुनिया के अंदर उसूल तय हैं कि ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसको कि फिर आप अपने लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको रीएडजस्ट करते हैं, अपनी जो आपके सिविलाइजेशनल इश्यूज हैं उसके हिसाब से। तो कहने का मतलब है ये कहीं ना कहीं से तो चीज़ें आएंगी, सामने पेश हो जाएंगी। अब इनमें से मेरा इंटरेस्ट होगा कि इनमें से कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है हमें नए इलेक्शन कराने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ सियासी साख हुकूमत की तब कायम होगी अगर वहाँ के लोग ये समझें कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं ये असल में बिठाए नहीं गए बल्कि हमारे अपने चुने हुए लोग हैं। जब तक ये सवाल नहीं आता तो मैं किसी और मुल्क की, अपने पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, जहां पर इस वक्त इतनी इस किस्म का जहां पर अदम इस्तेहकाम है, और उसको लड़ने के लिए जरूरी है कि सियासी लीडरशिप अपना रोल अदा कर सके, जो कि वो नहीं कर रही और नहीं कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों के इकट्ठे होने के लिए तो कल क्या ऐसी आवाज की उम्मीद है? मेरा ख्याल है सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, अभी आपने भी ऊपर सियासी इस्तराब और बहरान और सियासतदानों के मुल्क को जरूरत की बात की। शहजाद साहब जो बात करेगा, हर कोई अपने अपने कॉर्नर में अपने अपने इंटरेस्ट के साथ खड़ा रहेगा। जिस तरीके से अभी इस इजलास को लेकर पीटीआई ने कहा कि हमारा लीडर होगा तो इजलास है, वरना इस इजलास की जरूरत नहीं है, ये दुरुस्त रवैया था क्या जो शहजाद साहब ने जहां कंक्लूड किया? आप भी ये समझते हैं या कोई हल निकल सकता है एक मेज पर इकट्ठे बैठकर, वो बर्दाश्त बन सकती है कि एक दूसरे को सुना जाए और आगे बढ़ा जाए? देखिए आयशा, असूली तौर के ऊपर तो ऐसा ही होना चाहिए, और मैंने भी ये नोटिफिकेशन देखा और ये काफ़ी खुश आइंद बात लगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है नेशनल सिक्योरिटी के मामले के ऊपर उस मीटिंग में शिरकत करेगी। फिर आपने उन ट्रेंड्स का भी जिक्र किया, मैं देख रहा था कि काफ़ी गाली गलोच हो रही थी। उन्होंने कहा ये जो टाउट्स हैं सारे ये जा रहे हैं और ये पीठ में छुरा घोंप रहे हैं इमरान खान की, यानी कि पार्लिमानी किसी डायलॉग में और मुल्की मफाद के लिए मिल बैठकर बात करने को गद्दारी से तशवीह देना भी अजीब और गरीब सियासी, मैं तो समझता हूँ शऊर तो नहीं, मैं कहूँगा लाशऊर या बेशऊरी की एक मिसाल है, और तो कुछ नहीं, नापुख्ता सोच का मजहर भी है। उसकी वजह यह है कि जैसे भी इस वक्त मुल्क के हालात इस चीज़ के मतकाजी हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क की बड़ी पार्टी होने के नाते अपना रोल वो अदा करे। ना सिर्फ ये कि मुल्क की बड़ी पार्टी है, 100 से ज़्यादा उनके MNAs हैं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट उनके पास है, जो कि एक बहुत बड़ा इस वक्त दहशतगर्दी का। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो लिस्ट आई है इसमें जुनैद अकबर शामिल नहीं है, वो KPK से सदर हैं, KP खुद एक मामला है, पर वो नहीं शिरकत करे गालिबन इस इजलास में। जी वो नहीं कर रहे, ठीक है, वो ना करें, जो भी उन्होंने शायद इनकार किया होगा, हार्डलाइन लेनी होगी। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है अपने ही बयानिए की जो है ना उसमें फंस गई है, उसका शिकार हो गई है सयाद की तरह, और अब उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। उसकी वजह यह कि इतने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ये दीगर सियासतदानों चोरों के बारे में, फलां के बारे में, कि अब आप थोड़ी सी एक स्टेप लेते हैं जो कि इस बयानिए से मुख्तलिफ होता है तो बस एक तूफान बदतमीजी शुरू हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के मामले का तो जिक्र हुआ, खुद खैबर पख्तूनख्वा में कुरम एजेंसी जो है पिछले कितने महीनों से वहां पे सैकड़ों लोग जो है वो जा बहक हो चुके हैं। कितनी वहां पर लोगों को जिसे कहना चाहिए किसी किस्म की सिक्योरिटी मैसर नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गवर्नमेंट है, इसके ऊपर बात नहीं होती। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और फिर ये कि ये जो इस तरह की जो अस्करी तंजीमें हैं, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में अपने डेरे लगाए हुए हैं। कई ऐसे इलाका जात हैं जो हमारे वहां पे दोस्त रिपोर्टर्स बताते हैं और लोग बताते हैं कि वहां पर लोग नहीं जा सकते रात को, वहां पर जो है नकलो हरकत के ऊपर पाबंदी है, वहां पे अगवा बराए तावान खुद चीफ मिनिस्टर के जो एरिया है, जिला है, उसमें ऐसे वाकयात हो चुके हैं, जज को पकड़ लिया, फलां को उठा लिया। तो इस वक्त मुल्क की आप हालत देखिए। फिर अगर ये कहा जाता है कि बैरूनी हाथ है हिंदुस्तान का और अफगानिस्तान का, और वहां पे TTP और BLA के कैंप्स हैं, तो उसके लिए जो भी ऑपरेशन होंगे आयशा, उसके लिए एक सियासी सपोर्ट की जरूरत होगी, वेरी वैलिड पॉइंट, कंसेंसस की जरूरत है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए, और उन आवाजों को खुसूसन जो बाहर बैठे लोग उनको जो दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, हम भी यही बात कर रहे हैं, बैरूनी तो नहीं, दाखिली मामलात और वो भी सियासी फ्रंट पर हल होना जरूरी है। ब्रेक के बाद हसन साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखते हैं।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, कौमी सलामती इजलास कल होने जा रहा है, पार्लियामेंटेरियन शिरकत कर। मुल्की सियासत में ये मेज़, ये फोरम क्या शिद्दत पसंदी, सियासी शिद्दत पसंदी को कम कर सकता है, कम कर सकेगा? अच्छा आयशा, पहले एक बात इन्हीं के लिए है जो ये करने जा रहे हैं, और मैं ज़रूरी समझता हूँ मैसेज है, इसका कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन मेरे दिल से बोझ उतर जाएगा। देखें, पाकिस्तान के हासिदों हरीफों की तो कमी नहीं है, एंड ऑल ऑफ अस नो कौन किस तरह फील करता है, जबकि हमारे मौजूदा सियासी, माशरती, इक़्तिसादी, हुकूमती हालात वहाँ पहुँच गए हैं कि दुश्मनों को शय मिल रही है, और ये नॉर्मल होता है। बिल्कुल आम जिंदगी में भी अगर कोई दुश्मनदारी दो ख़ानदानों के दरमियान शुरू हो जाए, तो जब देखते हैं कि वल्नरेबल है तो उनमें एग्रेशन बढ़ जाता है। सो इसको अगर ये लोग ज़हन में रखें, लेकिन बात फिर वही है कि अगर इस कौमी सलामती इजलास, लफ्ज़ों पे गौर करो ज़रा, कौमी, फिर सलामती, फिर इजलास, इसकी नज़रों में कौम और मुल्क का मफाद अव्वल तरीन तरजीह हो तो सब कुछ मुमकिन है। वेर कहते हैं ना, वेर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, सब कुछ मुमकिन है। वरना एक बात याद रखना, आपके प्रोग्राम का यह हिस्सा रहे, और अल्लाह ना करे बवक्त ज़रूरत काम आए कि आंधी बहुत तेज है, ये ज़हन में रखना। और तूड़ी की पंड, भूसा कहते हैं तूड़ी को, मेरा ख्याल है उर्दू में, बिल्कुल तूड़ी की पंड खुलने के करीब है, और एक बार ये पंड खुल गई तो आंधी इतनी तेज है कोई माँ का लाल वो तूड़ी समेट नहीं सकेगा। बस मैंने इतना ही कहना। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, जितनी गुफ्तगू ऊपर हुई है, आइडियली रजा साहब ने कहा कि सियासी शिद्दत पसंदी कम होनी चाहिए, पोलिटिकल रोल होना चाहिए, मगर हसन साहब और शहजाद साहब ने जो बात की उनको लगता नहीं ऐसा। मगर अगर कौमी मफाद की डेफिनेशन अपनी अपनी होगी, अपने अपने इंटरेस्ट और कॉर्नर के साथ सब खड़े हो जाएं, अगर 25 लोग भी इस तरह खड़े हो जाएं मुख्तलिफ जगहों पर, तो फिर कैसे शिद्दत पसंदी, और अगर सियासी शिद्दत पसंदी नहीं कम होगी तो फिर क्या कोई हल निकल पाएगा किसी मामले का? मुझे पूरी उम्मीद है कि कल सियासी जमातें दे विल राइज टू द ओकेजन, और कल सिर्फ सियासी जमातें इकट्ठी नहीं हो रही, बल्कि जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी वहाँ पे होगी और ब्रीफ करेंगे, और जिस वक्त सही सूरत हाल है वो उनको पता चलेगा, क्योंकि क्लोज डोर मीटिंग है, इन कैमरा इजलास है। और हमें मालूम है कि इस वक्त सिर्फ ये इंतहा पसंदी की बात नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान एक हालत जंग में है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक गैर एलानिया जंग शुरू कर दी गई है। एक मुल्क में उसके बेस है, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसके कोऑर्डिनेशन के सेंटर्स हैं, एक और मुल्क मदद कर रहा है, और हमारे अंदर अपनी भी कमज़ोरियाँ हैं। दहशतगर्दी भी है और इंसर्जेंसी भी है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, और जो इंसर्जेंट्स हैं वो दहशतगर्दी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जंग सियासी जमातों की शमूलियत के बग़ैर जीती नहीं जा सकती, और उसकी सीधी सी बात है, क्योंकि सियासी जमातें ही होती हैं जो अवाम को रियासत से जोड़ती हैं और रियासत को अवाम के साथ जोड़ती हैं। फिर आप देखिए इस वक्त इसमें जो अहम तरीन तीन वजूहात मैं आपको चलिए बता देता हूँ, जो मेरे ख़्याल में बहुत ही अहम है सियासी जमातों के शामिल होने की। पहली बात ये कि सियासी जमातें शामिल नहीं होंगी तो इस जंग की लेजिटिमेसी नहीं होगी, बिल्कुल अवामी एतमाद इसको नहीं मिलेगा, जिसके बग़ैर ये जंग नहीं लड़ी जा सकती। दूसरी बात ये है कि जंग कोऑर्डिनेशन का तकाजा करती है, सरमाए का तकाजा करती है, और इस वक्त आपको मालूम है 2 सूबे बराह रास्त हालत जंग में हैं, मुतासर हैं। फेडरेशन अपनी जगह पर है, 3 तो ये हो गए, दूसरे 2 सूबे भी साथ में शामिल हैं, उनको भी ख़तरा है। तो आप देखिए कि 4 सूबे और एक मरकज़ जहाँ पे 3 पार्टियों की हुकूमत है। अब इन 3 पार्टियों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो किस तरीके से ये जंग लड़ी जा सकती है। और तीसरी बात, इक्वली अहम बात, कि हमने इनके रूट कॉजेज़ को भी नज़र में रखना है, लोगों की एलियनेशन को दूर करना है, नैरेटिव्स का भी मुकाबला करना है। और ये तो होता ही सियासी जमातों का मैदान है। सियासी जमातें ही उन नैरेटिव्स के मुकाबले में खड़े हो सकती हैं और मिलकर खड़ी हो सकती हैं, और लोगों की जो एलियनेशन है वो दूर हो सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना होगा। बलूचिस्तान की बात शहजाद साहब ने ठीक की, किस तरीके से बलूचिस्तान में वो सियासत बहाल की जाए कि लोगों के नुमाइंदे ही हों और उन पर एतमाद भी हो और वो ब्रिज कर सकें।
तो ये जमहूरी जो हम जिस क्राइसिस में हैं उस पर भी नज़र रखनी होगी, यानी बिग पिक्चर को भी देखना होगा और जो फौरी हालत जंग है इससे भी निपटना होगा। ठीक हो गया रखते हैं। देखो सियासतदानों का किरदार अहम है, उन्होंने ही अवाम और रियासत को आपस में जोड़ना है, तो बयानिया भी उन्हें ही संभालना इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।